गुड इवनिंग एवरीवन। इस सेशन में हम देखेंगे अबव द लाइन डिडक्शंस। ये हमारी बेसिक क्लासेस की 9th वीडियो है, जिसमें हम ईए पार्ट 1 की बेसिक क्लासेस में जो अलग अलग टॉपिक को कवर कर रहे हैं, उसमें आज बारी है अबव द लाइन डिडक्शंस की। ये है फॉर्मूला, किसका है? इनकम टैक्स कैलकुलेशन का। यानी कि जब आप प्रैक्टिकल क्लासेस अपनी ज्वाइन करोगे या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब देखोगे, उसमें देखोगे कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। ये आप ईए पार्ट 1 में भी डिटेल में समझोगे कि ग्रॉस इनकम, सबसे पहले ग्रॉस इनकम कैलकुलेट की जाती है, फिर अबव द लाइन एडजस्टमेंट वो लेस होती है, फिर आपकी बनती है एजीआई। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, ग्रॉस इनकम माइनस एडजस्टमेंट एजीआई निकलती है। उसके बाद आइटम डिडक्शन और स्टैंडर्ड डिडक्शन में से जो ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है, वो लेस होती है। फिर क्वालिफाइड बिजनेस इनकम डिडक्ट होती है। देन उसके बाद निकलती है टैक्सेबल इनकम। उसके बाद जो आपका टैक्स रेट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइबिलिटी निकलती है। देन उसके बाद अगर आपकी कोई क्रेडिट है, क्रेडिट इन सेंस जैसे आप लगा लो आपको एक डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि ग्रॉस लाइबिलिटी में से ये क्रेडिट लेस होते हैं। क्रेडिट की वीडियो पे अलग से बनेगी तो आपको समझ आ जाएगा क्रेडिट क्या चीज है। देन जो बैलेंस निकलता है वो आपकी लाइबिलिटी होती है टैक्स की, वो आपको पे करना होता है, या तो लाइबिलिटी निकलेगी या रिफंड निकलेगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एडजस्टमेंट, जिसे कहते हैं अबव द लाइन एडजस्टमेंट। इसे अबव द लाइन एडजस्टमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि एजीआई को निकालने से पहले जो डिडक्शन लेस हो उसे बोलते हैं अबव द लाइन डिडक्शन, और एजीआई निकालने के बाद जो डिडक्शन लेस हो उसे बोलते हैं बिलो द लाइन डिडक्शंस। तो ये हुई अबव द लाइन और ये हुई बिलो द लाइन। अब एडजस्टमेंट अगले पेज से स्टार्ट करते हैं। अबव द लाइन एडजस्टमेंट, अबव द लाइन एडजस्टमेंट रेफर टू डिडक्शन दैट आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस इनकम, यानी ग्रॉस इनकम से जो लेस हो रही है, टू डिटरमाइन एजीआई। यानी कि एजीआई को निकालने के लिए ग्रॉस इनकम से लेस करने वाली डिडक्शन को अबव द लाइन डिडक्शन कहते हैं। ये सारे के सारे टैक्स पेयर के लिए अवेलेबल है। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा फंडा नहीं है कि ये किसी को अलाउ नहीं है। जैसे आगे आप देखोगे ना, इसमें बिलो द लाइन डिडक्शन में, यानी कि आइटमाइज डिडक्शन और स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए किसी ये ऑप्शन होती है कि हर किसी को अवेलेबल नहीं होती। तो एडजस्टमेंट जो अबव द लाइन है वो सब टैक्स पेयर के लिए अवेलेबल है। ठीक है। और ये अपीयर कब होती है? एजे निकलने से पहले, इसीलिए इसे बार बार अबव द लाइन है। आप प्रैक्टिकल लाइन में जाओगे ना तो आपसे बेसिकली पूछा करेंगे अबव द लाइन ट्रांजेक्शन हैं, डिडक्शंस हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसे अबव द लाइन क्यों बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सी होती है। तो इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास। पहले लेते हैं एजुकेटर एक्सपेंस। एजुकेटर एक्सपेंसेस कौन से हैं? एक टीचर है जो स्कूल में पढ़ा रहा है, इंस्ट्रक्टर, काउंसलर, प्रिंसिपल, किंडरगार्टन थ्रू 12th ग्रेड पढ़ा रहा है। वो अगर पढ़ाने के दौरान अगर कोई खर्चा कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको वो खर्चा अलाउ होता है अपने रिटर्न में। और उसको वो पढ़ाने का टाइम एटलीस्ट 900 आवर्स होना चाहिए इन द ईयर। ठीक है। तो जो उसके एक्सपेंस लगे हैं और उसे अनरीइंबर्समेंट रह गए हैं, यानी कि आपने कोई एक्सपेंस किया, जैसे स्कूल ने आपको रीइंबर्समेंट कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंस है जो आपको रिइंबर्समेंट नहीं हुए, तो आपको अप टू $300 तक वो डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। ठीक है। अगर आप अपने वाइफ के साथ, या जैसे आप अपने हस्बैंड वाइफ दोनों ही वो रिटर्न ज्वाइंटली भर रहे हैं, तो वो दोनों ही एजुकेटर हैं, तो दोनों को ही 600 की डिडक्शन मिल जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है स्टूडेंट और इंटरेस्ट डिडक्शन। ये डिडक्शन कौन सी होती है? अगर आप कोई, यू मस्ट बी लीगली obliged to get a interest on a qualified student loan. The student loan must have been used for your education, आपकी एजुकेशन पे, एंड यूर डिपेंडेंट, यानी कि आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है उसकी एजुकेशन पे। अगर आपने कोई लोन लिया है तो उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा उसकी रिडक्शन मिल जाएगी। और वो एजुकेशन कौन सा होना, इंस्टीट्यूशन कौन सा होना चाहिए? एलिजिबल एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। और ये डिडक्शन कितनी है? 2500 तक है, सब्जेक्ट टू इनकम लिमिट्स। यानी कि इसके अंदर भी ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं इनकम वाइज, तो वो इनकम वाइज लिमिटेशन देखनी होती है। लेकिन बेसिकली आपको ये इतना याद रखना है कि 2500 तक आपको रिडक्शन अलाउ है, 25 से ऊपर जाएगी तो वो अलाउ नहीं है। ठीक है। तो ये होगी स्टूडेंट लोन। देन आ गया एलुमनी। एलुमनी हमने पिछली वीडियोस में भी कवर किया था। अगर आपका डिवोर्स का केस 2018 तक डिसाइड हो गया है, या हुआ है 2019 में, 31 दिसंबर 2018 तक हो गया है, तो जो भी एलुमनी मिलेगी, जिस पर्सन को मिलेगी उसकी तो इनकम बन जाएगी, और जो पर्सन एलुमनी देगा उसका एक्सपेंस बन जाएगा। और यहाँ पर ऐसा
कुछ नहीं होगा, ना ही ये इनकम मानी जाएगी ना ही एक्सपेंस माना जाएगा। तो एलिजिबिलिटी, इफ यू पे एलुमनी अंडर डिवोर्स एग्रीमेंट फाइनलाइज्ड बिफोर, ठीक है, 2019 से पहले अगर डिसाइड हो गया है तो वो डिडक्टेबल है अबव द लिमिटेशन में। डिडक्शन अमाउंट कौन सी है? द अमाउंट पेड फॉर एलुमनी इज डिडक्टेबल, इसके लिए जो पेमेंट कर रहा है, और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए ग्रॉस इनकम हो गई। एलुमनी पेड, पेमेंट अंडर डिवोर्स, एलुमनी पेमेंट अंडर डिवोर्स एग्रीमेंट फाइनलाइज्ड आफ्टर 2018 आर नो लॉन्गर डिडक्टेबल, वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, 2018 में अगर आपका केस डिसाइड हुआ है तो वो एलुमनी इनकम काउंट होगी और एक्सपेंस भी काउंट होगा, इनकम रिसीवर के लिए और एक्सपेंस जो पेयर है। और 2019 में अगर वो केस डिसाइड हुआ है तो वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा। हेल्थ सेविंग अकाउंट कंट्रीब्यूशन, यू मस्ट बी एनरोल्ड इन ए हाई डिडक्टेबल हेल्थ प्लान टू कंट्रीब्यूट टू HSA। वहां पर एक स्कीम होती है जिसके अंदर आपको प्लान होता है, जिसके अंदर आपको एनरोल कराना होता है। रिडक्शन अमाउंट कितनी है? 3850 फॉर इंडिविजुअल कवरेज के लिए, अगर फैमिली का करवाना चाहते हो तो वो डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 55 साल से ज्यादा उम्र के हो तो एडिशनल 1000 आप और कंट्रीब्यूट कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट, कंट्रीब्यूशन टू HSA आर डिडक्टेबल, जितना कंट्रीब्यूशन करोगे अलाउ है लेकिन लिमिट के अंदर होना चाहिए। और जो इस कंट्रीब्यूशन के ऊपर अर्निंग होगी वो आपकी टैक्स फ्री होगी। याद रखना, आप अगर वहां पर बैलेंस आपका लाख था, आपने लाख रुपए जमा करवा दिखा है, और वहां पर वो बैलेंस आज 1.5 लाख है, तो जितना भी अर्निंग हुई है वो आपकी टैक्स फ्री है। और जब आप इसका विड्रॉवल कराओगे ना, सपोज आपको इसमें से विड्रॉवल कुछ चाहिए पैसा, लेकिन वो क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपेंस के लिए ही यूज होगा, तब वो टैक्स फ्री होगा। अब सपोज करो आपने वहां से 20,000 रुपये निकाल लिए और आपको यूज कितने हुए? 15 मेडिकल एक्सपेंस के। अगर तो आपने वो 5,000 वापस डाल दिए तो ठीक है, अगर आप नहीं डाले तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं विड्रॉवल फॉर क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपेंस आर टैक्स फ्री, अगर वो मेडिकल एक्सपेंस के लिए यूज किया, अगर आपने किसी पर्सनल काम के लिए यूज कर लिए तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे। अगला आ गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिडक्शन। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिडक्शन हैं उसमें पता करते हैं। एलिजिबिलिटी, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल कैन डिडक्ट वेरियस बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस। वो कौन कौन से हैं? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है खुद के लिए और उनके स्पाउस या डिपेंडेंट के लिए, वो आप अबव द लाइन डिडक्शन के अकॉर्डिंग डिडक्ट कर सकते हो। और एक और डिडक्शन आती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। आने वाले टाइम में एक वीडियो बनेगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है और किस अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। तो जो टैक्स होता है ना उसका 1/2 आप अबव द लाइन डिडक्शन से लेस कर सकते हो, यानी कि अबव द लाइन डिडक्शन के अंदर आप उस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिडक्शन टैक्स का 1/2 आप डिडक्ट कर पाएंगे ग्रॉस इनकम से। ठीक है, सपोज आपने ये टैक्स 1,000 दिया, तो अबव द लाइन डिडक्शन के अंदर आप $500 का टैक्स मेंशन करोगे कि आप डिडक्शन ले रहे हैं, किसकी ले रहे हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स का डिडक्टेबल पार्ट बोलते हैं उसे, तो वो ग्रॉस इनकम से लेस हो जाएगी। अब आ गया मूविंग एक्सपेंस। अब क्या होता है, कभी कभार ना हमें अपना परमानेंट, जैसे किसी की जॉब ट्रांसफर होती है तो अपना घर की शिफ्टिंग वगैरह करता है, मूविंग मूविंग ऑफ हाउस होल्ड गुड्स एंड ट्रैवल एक्सपेंस, तो उसकी डिडक्शन क्लेम करता है अपना एम्प्लॉयर से कि सर मुझे चाहिए, तो वहां से क्लेम करता है या अपनी पर्सनल रिटर्न के अंदर क्लेम करता था। तो पहले सब कुछ अलाउ था, लेकिन आज की डेट में ना ये सिर्फ स्कीम किसके लिए? एक्टिव ड्यूटी मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स, यानी कि जो मिलिट्री में है ना उन्हीं के लिए। और वो भी कब होगा? जब परमानेंट चेंज हो रहा है उनका स्टेशन, तब वो मूव करते, तब वो खर्चा अलाउ होता है। डिडक्शन अमाउंट कौन कौन सी है? हाउस होल्ड गुड्स और ट्रैवल एक्सपेंस। सिविलियंस के लिए ये सस्पेंडेड हो गई है। ठीक है ना, वहां पर एक टैक्स कट जॉब एक्ट के अकॉर्डिंग, अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये सस्पेंडेड हो गया है, लेकिन ये अभी भी स्टिल किसके लिए है? मिलिट्री पर्सन के लिए। ठीक है, जो एक्टिव वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं। रिटायरमेंट प्लान कंट्रीब्यूशन, ट्रेडिशनल IRA से बोलते हैं। anyone can contribute to traditional IRA, but whether you can deduct contribution depend on their income। सिंपली क्या होता है, पहले ये समझते हैं डिडक्शन कितनी है। यू कैन कंट्रीब्यूट अप टू 7,000, 8,000 इफ यू आर 50 ईयर ओल्ड। अगर आप 50 साल से ऊपर हो गए तो 8,000 तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू ट्रेडिशनल IRA, एंड फुल्ली और पार्शली डिडक्टेबल। अब क्या होता है ना,
सपोज करो एक पर्सन ने $7,000 ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अब और वो क्या है, वो ना अपने एम्प्लॉयर के अपने एम्प्लॉयर के रिटायरमेंट प्लान के अंदर भी रजिस्टर्ड है। यानी कि वो खुद पर्सनल भी सेविंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो गवर्नमेंट का अकाउंट है, और अपने एम्प्लॉयर वाले प्लान में भी रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। तो वहां पे ना एक फेज आउट लिमिट आ जाती है, जिसके अंदर उसको यहाँ से ना कुछ पार्ट अलाउड करते हैं, वो कुछ पार्ट, सारा का सारा पार्ट अलाउड नहीं करते। वो कहते हैं कुछ कैलकुलेशन है, इसे कहते हैं फेज आउट लिमिट, ठीक है ना। तो जब हम आईआरए की स्पेशल वीडियो में चेक करेंगे ना, तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये बात क्यों कह रहा हूं मैं। ये बात यहाँ भी लिखी हुई है। अब इस पॉइंट को हम शुरू से पढ़ते हैं। एनी वन कैन कंट्रीब्यूट टू ट्रेडिशनल आरए। वो कह रहे हैं कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट वेदर यू कैन डिडक्ट द कंट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन योर इनकम। वो कह रहे हैं इसमें अब तुम डिडक्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो डिपेंड करता है योर इनकम पे, एंड वेदर यू एंड योर स्पाउस आर कवर्ड अंडर रिटायरमेंट प्लान एट वर्क। जहाँ पे आप जॉब करते हो काम करते हो वहां पर आपके एम्प्लॉयर ने रिटायरमेंट प्लान में आपको रजिस्टर करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली में अगर आप नॉर्मली भी समझोगे ना, तो रिटायरमेंट प्लान कंट्रीब्यूशन यानी कि ट्रेडिशनल आईआरए डिडक्टेबल है, उसकी कंट्रीब्यूशन लिमिट 7,000 है। और अगर आपकी एज 8,000 50 साल से ऊपर है तो 8,000 तक का आपको अलाउ है, यानी कि 1,000 और अलाउ है। इसके अंदर एक और पॉइंट होता है कि अगर आप चाहो तो अपने स्पाउस के नाम से भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, यानी कि डबल कंट्रीब्यूशन कर सकते हो अगर आप एमएफजे भर रहे हो, ठीक है ना। मैरिट फाइलिंग ज्वाइंटली रिटर्न भर रहे हो, सात आपकी वाइफ की, 14 की लिमिट आप अलाउ आपको अलाउ है। इवन आपकी वाइफ अगर कुछ भी ना कमाती हो, ठीक है। और जो ये लिमिटेशन की बात कर रहा है, वो बात दो पॉइंट पे होती है कि आपकी इनकम कितनी है, प्लस आप एम्प्लॉयर टैक्सेबल प्लान में, रिटायरमेंट प्लान में रजिस्टर्ड हो या नहीं, तो उस पे पॉइंट है। तो यहां से लेके जो पॉइंट है ना यहाँ तक, वो आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कवर हो जाएगा, जहां पे हमें आईआरए की फुल फ्लैश वीडियो बनी, ठीक है। अब आता है अदर कॉमन अबव द लाइन डिडक्शन, ट्रेडिशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन। अगर आपने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन सर्टन एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पेंशन प्लान तो डिडक्टेड है। अब क्या थी कि आपके एम्प्लॉयर ने ना एक स्पॉन्सर पेंशन प्लान बना रखा है, उसके अंदर आप अगर कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो आपकी डिडक्शन अलाउ है। पेनल्टी ऑन अर्ली विड्रॉल ऑफ सेविंग, अगर आप कहीं से सेविंग करी हुई है, जैसे आपने इफ यू विड्रॉ फंड फ्रॉम ए सीडी और सेविंग अकाउंट्स अर्ली, इनकर ए पेनल्टी यू कैन डिडक्ट। अगर आपने अब कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर वहां से आप जल्दी से जल्दी पैसा निकालते हो और वहां पे अगर कोई आपको पेनल्टी लगती है, तो आप वो पेनल्टी का जो एक्सपेंस है यहाँ बियर कर सकते हो, यानी कि यहाँ से डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अलाउ है। तो इसको अब एक बार दोबारा रिवाइज कर लें। अबव द लाइन डिडक्शन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि एजे को निकालने से पहले जो खर्चे हैं उसको अबव द लाइन डिडक्शन कहते हैं, और एजे निकालने के बाद जो खर्चे लेस होते हैं उसे बिलो द लाइन डिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस पेज पर यही बताया गया है। अब इसमें जो पॉइंट्स कौन कौन से थे, एजुकेटर एक्सपेंस, अगर आप एजुकेटर हो और 900 आवर्स की वर्किंग देते हो और अपने काम के दौरान अगर कोई आप ऐसा एक्सपेंस बियर करते हो और उस एक्सपेंस की आपको रिइंबर्समेंट नहीं मिलती, तो आपको अप टू 300 तक अलाउ है। अगर आप एमएफजे भरते हो तो आपको 600 अलाउ है, और दोनों एजुकेटर हो। स्टूडेंट लोन में आपको डिडक्शन कितनी अलाउ है, 2500, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे होना चाहिए। और उसमें दो पॉइंट है, वो सिर्फ आपको और आपके डिपेंडेंट को अलाउ। एलिमनी 2018 में अगर आपका केस डिसाइड हुआ है, तो इनकम जिसको मिल रही है, एलिमनी जिसको मिल रही है वो इनकम बुक करेगा, और जो एलिमनी पे कर रहा है वो एक्सपेंस शो करेगा। और 2019 में अगर आपका केस डिसाइड हुआ है, तो वो उस केस में ना एलिमनी इनकम में आएगी ना एक्सपेंस में आएगी। हेल्थ सेविंग के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप 3850 ऐसे इंडिविजुअल पेमेंट दे सकते हो, और फैमिली कवर है तो 7750 कवर कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट, डिडक्टेबल है कंट्रीब्यूशन, अर्निंग आपकी जो हो रही है वो टैक्स फ्री है। अगर विड्रॉवल कर रहे हो और वो क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपेंस के लिए विड्रॉवल हो रही है तो टैक्स फ्री है, अदरवाइज वो टैक्सेबल है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिडक्शन में हेल्थ इंश्योरेंस अगर प्रीमियम आप पे कर रहे हो तो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अलाउ है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स अगर आपने पे किया तो उसका 1/2 आपका अबव द लाइन डिडक्शन के अंदर अलाउ है। मूविंग एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री, एक्टिव मिलिट्री जो पर्सन है ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए अलाउ है, सिविलियंस के लिए नहीं है। रिटायरमेंट प्लान कंट्रीब्यूशन में, यानी कि ट्रेडिशनल आईआरए, अगर आप ट्रेडिशनल आईआरए में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो 7,000 तक अलाउ है।
50 साल से ऊपर हो तो 8,000 अलाउ है। और अगर आप मैरिड फैमिली ज्वाइंटली है और अपनी आपकी वाइफ अगर इनकम नहीं भी कमा रही तब भी आप उसका कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, यानी कि 7 + 7 14,000 की आपको डिडक्शन अलाउ। और ये डिडक्शन पे लिमिटेशन है अगर आपकी इनकम और अगर आप और आपकी वाइफ रिटायरमेंट प्लान एट वर्क में रजिस्टर्ड हो, तो उसकी कुछ कैलकुलेशन होती है, वो आपको सेपरेट वीडियो में कवर हो जाएगी। ट्रेडिशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन में अगर आप रजिस्टर्ड हो, जो आपके एम्प्लॉयर ने चला रखा है, तो उसमें अगर कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो वो डिडक्शन अलाउ है। अगर आपने कोई सेविंग करी हुई है और वहां पे पेनल्टी लग रही है, जल्दी विड्रॉवल करा है तो आपने, तो वो डिडक्शन भी आपकी यहाँ पर अलाउ है। ठीक है, तो ये थी अबव द लाइन डिडक्शन। और ये हमारा है ऑप्शन नंबर। आप हमारी टीम से किसी भी ईए के कोर्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी अगर करनी हो तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन टेक केयर बाय। हमारी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी। सो टेक केयर बाय।